बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज 1 मार्च जुमातुल मुबारक का दिन है। आज के कुछ अहम मौज़ूआत पर बात करते हैं। सबसे पहले ये कि पीटीआई ने सदर के उम्मीदवार के लिए किस जानब इशारा किया है, वो कौन सा सियासतदान है जो इस वक्त पीटीआई की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहा है, किसने उनके ज़ख्मों पर मरहम रखा है और किसने उनके खिलाफ होने वाली धांधली का सबूत दिया है। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आई है कि क्या मौलाना को लालच दिया गया और फिर मौलाना ने आगे से क्या जवाब दिया। इस हवाले से राना सनाउल्लाह ने एक चवल मारी है, वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा जो ऐवान था वो आज कैसे चला। कल मैंने आपको खबर बताई थी कि इमरान खान ने जेल से 4 अहम अहकामात जो हैं वो सादर फरमाए हैं। उनमें से एक ये था कि पंजाब असम्बली में किसने कहा था बाइकाट का, किसने कहा था जप्पियाँ और पप्पियाँ करो, किसने कहा था मैदान खाली छोड़ो और कौन फ्रेंडली अपोजिशन बन रहा है। इस सब बातों का जवाब तलब किया था इमरान खान ने। इसके अलावा दूसरा अहम मौजू था कि कौमी असम्बली में जैसे पंजाब असम्बली में हुआ वैसे नहीं होगा। ईवान में सख्त और शदीद एहतजाज किया जाएगा और धांधली का शोर मचाया जाएगा। अपने हक के लिए जंग लड़ी जाएगी और ईवान को ऐसे चलने नहीं दिया जाएगा कि चोरी के मैंडेट पर आकर आप हुक्मरानी भी करें और ईवान भी चलाएं। तो उस हवाले से पहला सबूत आज आपको नज़र आ गया होगा कि जैसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ है, उसके जवाब में पीटीआई के जो रहनुमा हैं जैसे उमर अयूब साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, शेर अफजल मरवत साहब और आमिर डोगर साहब के अलावा जो तकरीर की या डिप्टी स्पीकर के जो उम्मीदवार थे जुनेद अकबर साहब, इन सब की तकरीर आप सुन चुके होंगे। मैंने जो तकरीर जो है मुझे जुनेद अकबर साहब की, जिनकी स्टोरी मैंने आपको कल भी बताई थी, मालाकंड से इनका ताल्लुक़ है पीटीआई के साथ। ये 9 मई के बाद इनको भी उठा लिया गया था, जेल में बंद रखा गया था। इन पर भी दबाव डाला गया था कि ये पीटीआई को छोड़ दें, इमरान खान का साथ छोड़ दें। तो इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जो थाने में ले जाते हुए आई थी कि इन्होंने कहा था कि मैं इमरान खान को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे कसम दी है कि बाबा अगर आपने इमरान खान या पीटीआई को छोड़ा तो मैं खुद खुशी कर लूँगा। तो ये जुनैद अकबर साहब जो हैं तकरीबन इन्होंने भी बहुत मुश्किल टाइम देखा है। साल एक इन्होंने भी कैदोबंद की सहूलतें जो हैं वो तकरीबन जेल के आए हैं। तो आज उन्होंने जब डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन लड़ा है, उसके बाद उन्होंने खड़े होकर जो तकरीर की, उन्होंने मुखातिब किया था अपने जो हैं स्पीकर कौमी असम्बली, और उन्होंने कहा था कि आप चोरी के मैंडेट पर इस सीट पर बैठे हैं। मैं जो मैंडेट लेके आया हूँ वो सच का है, नज़रिए का है, इमरान खान का है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी से बहुत सा गंद साफ़ हो गया और जो पंजाब से गंद साफ़ हुआ है उसको इन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जमा कर दिया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा था कि इमरान खान पर, मेरे लीडर पर 2 कातलाना हमले हुए, लेकिन रियासत फिर भी उससे मुतमिन नहीं हुई। जो रियासत अभी भी कर रही है उससे नौजवान खुश नहीं हैं। नौजवानों का रिएक्शन जो है वो बहुत सख्त है। रियासत को चाहिए कि वो मरहम रखे, इन नौजवानों को जो है वो मुतमिन करे। उन्होंने कहा मैंने 9 मई के बाद 34 लाशें जो है शहीदों की उठाई थी। 9 मई का ड्रामा सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के खिलाफ रचाया गया था। इसके अलावा जो मैंने आपको बात की थी कि इमरान खान ने कहा था कि अब तुन के भी रखना है और चुक के भी काम रखना है। उस हवाले से इन्होंने आज अपने मुंह से कह दिया कि जब तक हक नहीं मिलता इस ऐवान को नहीं चलने देंगे। फिर उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता कोई भी इज्जत से नहीं बैठेगा। तो पीटीआई ने तो जो है वो चौथे गियर में गाड़ी डाल दी है कि जब भी ईवान का इजलास होगा, एहतजाज होगा, एहतजाज होगा और शदीद एहतजाज होगा और अपने मैंडेट के लिए पूरे का पूरा जोर लगाया जाएगा कि जो मैंडेट चोरी हुआ है वो वापस पीटीआई को दिया जाए। जो धांधली की गई है वो सच बोलें। उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब ने आज बड़ा प्यारा एक जुमला बोला। उन्होंने कहा ये जो लोग जीते हैं ना, उन्होंने इशारा किया मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, आईपीपी और जो काफ लीग के लोग बैठे हुए हैं ट्रेजरी बेंचेस, जो हुकूमती बेंचेस हैं, उन पर उनकी तरफ इशारा किया और उन्होंने कहा कि ये
ان کے تو اپنے بچے انہیں نہیں مانتے کہ یہ جیت کے گئے ہیں، وہ شکایت کر رہے ہیں کہ آپ چوری کے مینڈیٹ پر گئے ہیں، تو ان کی تو گھر میں عزت نہیں ہے، باہر عزت کیا ہوگی؟ تو اس عزت کے معاملے میں نا آج نواز شریف صاحب نے اپنی طرف سے چال چلی کہ جب وہ خود چل کے جائیں گے مولانا کے پاس، تو شاید مولانا فضل الرحمان ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جائیں، اور وہ جو لالچ کے بریف کیس بانٹا کرتے تھے، آج انہوں نے ان سے کہا ہے کہ جو عہدے آپ لینا چاہیں، آئینی عہدے لینا چاہیں یا کابینہ میں عہدے لینا چاہیں، آپ بسم اللہ کریں، لیکن صرف اور صرف شہباز شریف کو ووٹ دے دیں۔ تو مولانا نے انہیں کہا ہے کہ پہلے دھاندلی کا جواب دیں، یہ جو دھاندلی ہوئی ہے اس کا جواب دیں۔ نواز شریف صاحب، مولانا صاحب آپ کو کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ تو خود دھاندلی کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو خود ایک 70 سالہ کینسر پیشنٹ کی سیٹ پر قبضہ کیا ہے، وہ تو خود ڈاکٹر یاسمین راشد سے 30,000 سے زائد ووٹوں سے ہار کے آئے ہیں، ان کو تو زبردستی اسمبلی میں بھیجا گیا ہے، ان کو تو فارم 47 جو پہلا آیا تھا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ 14 امیدواروں کو ووٹ جو تھے وہ صفر ملے تھے، جب ان کے جعلی پن کا بانڈا پھوٹا تو پھر 47 فارم جو ہے وہ دوسرا سامنے آیا، جس میں انہوں نے ووٹ رد و بدل کر کے انہیں جتایا، جس کا ثبوت جو ہے جماعت اسلامی کے وہاں سے کینڈیڈیٹ میڈیا میں سامنے لے کے آئے، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ سارے فارم 45 ہیں، ان میں نواز شریف صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے تقریباً 30,000 ووٹ سے ہارے ہیں، لیکن ماشاءاللہ سے ان کا کانفیڈنس آپ دیکھیں، ایک پارٹی کے رہنما ہیں جنہیں پوسٹر بوائے کہہ کر لندن سے امپورٹ کیا گیا کہ وہ آئیں گے اور نون لیگ کی ساکھ بچائیں گے، لیکن NA-15 اور NA-129 دونوں حلقوں سے وہ ہار گئے، لیکن زبردستی کا مینڈیٹ جولی میں ڈال دیا گیا ہے کہ جائیں نواز شریف صاحب جیلیں اپنی زندگی عیاشی کریں۔ اس کے علاوہ اس ملاقات کے بعد نا جو گفتگو سامنے آئی، وہ آئی رانا ثناء اللہ صاحب کی، تو انہوں نے ماری ہے چول یہ مار بیٹھے کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا مولانا فضل الرحمان صاحب سے وزیر اعظم کے ووٹ کے لیے نہیں گئے تھے، جو ملک کو درپیش مشکل سیاسی صورتحال ہے نا اس کے لیے گئے ہیں۔ تو مولانا کے پاس ہے 4 سیٹیں، کیا حل ہوگا ان کے پاس؟ آپ خود الیکشن آ رہے ہیں، آپ خود اسمبلی سے باہر ہیں، آپ اور خواجہ سعد رفیق خود دونوں اس دفعہ لوگوں کے ریجیکٹڈ جو ہیں لوگ ہیں، آپ تو ہر میٹنگ میں بھی نظر آ رہے ہیں اور ہر مذاکرات میں بھی نظر آئے ہیں، پتہ نہیں کیا کون سا مینڈیٹ ہے اور کون سا اعتماد ہے جو آپ کو ملا ہوا ہے، اور آپ یہ جو چول آج مار بیٹھے ہیں کہ نواز شریف صاحب ووٹ مانگنے کی نہیں گئے تو کیا کرنے گئے تھے؟ وہاں گاجر کا حلوہ کھانے گئے تھے؟ کیا کرنے گئے تھے؟ اس کا جواب بھی آپ قوم کو دیں۔ اور اب ان چلتی پھرتی خبروں کے درمیان نا 2 باریک وارداتیں بھی ہوئی، وہ وارداتیں یہ ہیں کہ میڈیا پر تو ان کا زیادہ شور نہیں مچا، 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایک لاہور میں اور ایک کراچی میں۔ آپ خود بتائیں کہ مریم نواز سے برٹش ہائی کمشنر جو ہیں جین میریٹ، ان کی ملاقات کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی جب وہ CM بنی ہیں تو مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ کون سا ایسا ٹاسک ہے جو ان کے سپورٹ کرنے گئی ہیں؟ اس کے علاوہ سندھ میں مراد علی شاہ صاحب سے امریکی سفیر صاحب مل رہے ہیں، ڈونلڈ بلوم صاحب، کس بنیاد پر؟ کیا کارنامہ ہے جو جس کا انعام دینے وہ ان کے پاس پہنچے ہیں؟ مبارکباد دی ہے انہوں نے، کیا مینڈیٹ چوری کرنے پر دونوں ملک خوش ہیں، امریکہ بھی اور برطانیہ بھی، کہ بہت اچھا پاکستانیوں کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے؟ امریکہ میں تو آپ کو یاد ہوگا کل کی سٹوری کے 31 کانگریس مین جو ڈیموکریٹس کے ہیں انہوں نے اپنی حکومت سے ہی کہا ہے خط لکھ کے کہ پاکستان میں مینڈیٹ چوری اور یہ لیول پلینگ فیلڈ اور انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے، تو وہاں جو دھاندلی ہوئی ہے اس پر بات کی جائے، پاکستان سے پوچھا جائے کہ یہ دھاندلی کا جو چکر ہے وہ کب آپ کون سی لانڈری میں دھو رہے ہیں، اس لانڈری کا بتائیں، اور جو لوگوں نے ووٹ دیا تھا وہ کہاں غائب ہوا ہے؟ تو دیکھیں اس کا رزلٹ اب کیا سامنے آتا ہے۔ اس دوران نا میاں صاحب کا لندن جانے کا پلان بھی سامنے آیا ہے۔ میاں صاحب کے جو بہت قریبی ہیں نا وہ خرم دستگیر صاحب گجرانوالہ سے جو الیکشن ہار گئے ہیں اس دفعہ، وہ تھے سمر عباس کے شو میں ہم نیوز پر نا، تو انہوں نے وہاں 2-4 باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وزارت خزانہ پر پھر جو ہے نا اسحاق ڈار صاحب آئیں گے، جو نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے اندر کے حلقے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کے جو ہے نا نام پر کراس لگا ہوا ہے کہ وزارت خزانہ انہیں نہیں دی جائے گی۔ شمشاد بیگم جو ابھی
शमशाद अख्तर साहिबा जो अभी वजारत ख़जाना चला रही हैं, इन्हें ही कंटिन्यू करना होगा। आगे यही नाम दिया जाएगा ताकतवर लोगों की तरफ से कि यही ख़जाना चला रही हैं और आगे भी यही चलाएंगी। उनकी एक खबर के तो ये है कि डाउटफुल है कि वज़ीर ख़जाना जो है इस्हाक़ डार होंगे। दूसरा उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ साहब के जो लंदन जाने की खबरें हैं ना, वो अभी वो कंफर्म नहीं कर सकते कि वो लंदन कब जाएंगे। जाएंगे तो वो ज़रूर, क्योंकि रमज़ान का आखिरी अशरा उन्होंने बता दिया कि वो सऊदी अरब में गुजारेंगे। आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ साहब का रिकॉर्ड है उम्र भर का कि वो ईद पाकिस्तान में नहीं करते, वो हमेशा ईद जो है लंदन जाकर करते हैं। तो जब वो आखिरी अशरा सऊदीया में गुजार रहे होंगे तो वो क्या पाकिस्तान वापस आएंगे या लंदन जाएंगे? तो कंफर्म बात यही है कि वो लंदन जाएंगे और फिर वहाँ की पुरफ़ज़ा मकाम में अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारेंगे। इसके अलावा वीडियो के एंड पर आपको बताएं कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो सदारत के ओहदे के लिए किसकी जानब इशारा कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब बहुत ही आउटस्पोकन है, बहुत सी बातें सीधी कर देते हैं और समटाइम्स ऐसे लगता है कि वो सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, पार्टी की से मशावरत नहीं करते, खुद से बात कर देते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि हमें सदर आरफ अलवी पर ज़रा भी एतबार नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे इशारे तो यही मिलते हैं कि सदर साहब जो हैं वो बार-बार इमरान खान को धोखा दे चुके हैं। एक तो बात आपको याद होगी 9 अगस्त को असेंबली डिसॉल्व करने की समरी पर जब उन्होंने साइन किए थे तो वो आइन के तहत बाउंड थे, आइन के आर्टिकल 48 की शिक 4 के तहत कि वो इलेक्शंस की डेट अनाउंस करेंगे, उन्होंने नहीं की थी, पहला। दूसरा स्पेशल सीक्रेट्स एक्ट और आर्मी अमेंडमेंट एक्ट, उनको वापस भिजवाया नहीं भिजवाया, लेकिन ट्वीट ये किया कि मैंने वापस भिजवा दिया। कोई सबूत उसका सामने नहीं है कि उन्होंने एतराज़ लगाकर वापस किया था, क्योंकि वो जो भी बिल एतराज़ लगाते थे उसका वो ट्वीट लाजमन करते थे, सबूत देते थे। लेकिन ये दो बिल जो थे ना, अमेंडमेंट बिल, इन पर कोई सबूत सामने नहीं आया था, जिसकी वजह से इमरान खान आज भी जेल में है, जिसकी वजह से इमरान खान को 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। उस टाइम पे असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन असद उमर साहब पर जो है सियासत छोड़ने और पीटीआई को गुड बाय कहने की वजह से जो रहमत हुई, उसकी वजह से वो जेल से बाहर हैं, सारे मुकदमात उनके ख़त्म हो चुके हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान अभी तक जेल में हैं। तो सदर आरफ अलवी का इलेक्शंस के हवाले से बहुत डाउटफुल किरदार है, तो उन्होंने भी यही कहा है कि हमें उन पर एतबार नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि पीके मैप पख्तूनखा मिली अवामी पार्टी के जो चेयरमैन हैं जनाब महमूद अचकज़ई साहब, जो अभी अपोजिशन बेंचेस पर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी आज एक शानदार तकरीर की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों ने जो मैंडेट दिया है, वोट दिया है, इमरान खान को दिया है, आप लोगों ने वो मैंडेट चोरी किया है। जिन लोगों ने पाकिस्तान का ये मैंडेट चोरी किया है वो पाकिस्तान के गद्दार हैं। आप लोगों ने यहाँ पर बकरा मंडी से जाई हुई है, मैंडेट चोरी करके आपको ज़रा भी शर्म नहीं आ रही, ज़रा भी नदामत नहीं हो रही। कब तक आप एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार बने रहेंगे? आप जो यहाँ पर आकर हलफ उठाते हैं, उन्होंने वो हलफ पढ़ के सुनाया कि आपको वफादार किस चीज़ के साथ रहना है। आप कसम आके क्या उठाते हैं और आप उस हलफ उठाने के बाद उसे भूल जाते हैं। तो जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, उन्होंने कहा है कि पीटीआई की तरफ से जो सदारत के लिए उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो महमूद अचकज़ई साहब हो सकते हैं। हम जो है अभी इस पर काम कर रहे हैं और हमारा इरादा भी यही है कि सदर के उम्मीदवार के तौर पर सदर आरफ अलवी की बजाय असफ जरदारी के मुकाबले में महमूद अचकज़ई साहब को उतारा जाए। तो जहाँ तक उनकी सियासत का ताल्लुक है, महमूद अचकज़ई साहब वो बड़े आउटस्पोकन हैं, आपको उनसे इख्तलाफ हो सकता है क्योंकि माजी में वो काफ़ी मुखालिफ रहे हैं पीटीआई के, इमरान खान के। लेकिन इन इलेक्शंस के बाद अगर आपको याद हो, असद कैसर साहब उनके पास चल कर गए थे, उनसे बातचीत की थी, तो उन्होंने बाहर आके जो मीडिया से गुफ्तगू की थी, उन्होंने इमरान खान के हक़ में बातें की थी और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानियों ने मैंडेट जो दिया है, जो वोट दिया है, वो इमरान खान को दिया है। आप लोगों ने 9 मई के बाद इमरान खान को जितना कमज़ोर करने की कोशिश की, लोगों ने उसे वोट के ज़रिए उतना ही मजबूत किया।
تو अभी वो काफ़ी का बदले बदले नज़र आ रहे हैं और काफ़ी सॉलिड किस्म के वो पॉलिटिशियन हैं। इख्तलाफात हर सियासी जमात और सियासी लीडर्स के दरमियान होते हैं, ऑब्जेक्शंस भी होते हैं। लेकिन जहाँ तक शेर अफजल मरवत साहब की बात है, उन्होंने बेहतरीन कैंडिडेट दिया है, लेकिन अभी पीटीआई के अंदर मुशावरत होनी है। अभी इमरान खान साहब जो हैं वो केपी असम्बली में जो वजारतों की लिस्ट है वो फाइनल करेंगे। अभी अपनी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का उन्होंने फैसला करना है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सलमान अकरम राजा साहब हैं। और उसके बाद सदर का उम्मीदवार कौन होगा, उस पर जो मोहर सबत करनी है वो इमरान खान साहब ने करनी है। कैदी नंबर 804 जो हैं वो बेहतरीन जो हैं वो कैंडिडेट देंगे, ताकि आसफ जरदारी साहब के जो मुकाबला करे वो ऐसा कैंडिडेट हो जो बहुत मजबूत हो। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में कैसे ये पॉलिटिकल सारा सिनेरियो जो है वो अनफोल्ड होता है। करामत मुगल को इजाज़त दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा का ज़रूर जो है वो इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।